बराबर क्या हो जाएगा, v बटा u हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन में कौन सा होता है, तो जो गोलीय दर्प यहाँ पे लेंस है, तो लेंस में बाबू क्या होता है, प्लस में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, m बराबर v बटा u, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। दर्पण में माइनस में होता है और यहाँ पे लेंस में क्या होता है बाबू, तो लेंस में जो गोलीय लेंस होता है इसका जो आवर्धन होता है ये प्लस में होता है, v बटा u, इसे आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन देखिए हम आपको कई बार पढ़ाए हैं बाबू, और इसे आपको याद भी रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण जो होता है इसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है ये किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसे आपको याद रखना है। और समतल दर्पण एकदम बड़ा प्रतिबिंब बना, यहाँ पे बराबर प्रतिबिंब बनाता है, इसे आपको याद रखना है। और जो अवतल दर्पण होता है बाबू, इसमें आपको याद रखना है बड़ा और छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, और इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो नेत्र लेंस है ये किस प्रकार का लेंस है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि जो मानव नेत्र होता है इसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। कई बार बताए हैं बाबू, उत्तल लेंस पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। और जो मानव नेत्र में जो उत्तल लेंस होता है ये किसका बना होता है, तो ये जिलेटिन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फोटो कैमरा में कौन सा लेंस होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फोटो कैमरा में कौन सा लेंस होता है, तो फोटो कैमरा में भी उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण है और इसे भी आपको याद रखना है बाबू। जितना पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं याद करना है उसको आपको एकदम 100%। अगर आप चाहते हैं कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में एकदम काफी अच्छा नंबर आ जाए तो बस आपको पढ़ना भी नहीं है, उसको समझना भी है और उसे आपको याद भी रखना है परीक्षा में। जब तक याद रहेगा तभी आप लोग परीक्षा में जाके बना पाइएगा। अगर याद नहीं रहेगा तो आप लोग यहाँ पे नहीं बना सकते। यहाँ पे देखिए नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, तो नेत्र गोलक का बाबू व्यास कितना होता है, तो लगभग ये कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र लेंस का व्यास लगभग कितना होता है, और कहीं कहीं पे 2.5 भी दे देगा, तो आपको घबराना नहीं है। 2.3 नहीं देगा तो आपको 2.5 पे यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाने का कारण है। आप लोग यहाँ पे जब छत पे सोते हैं तो ऊपर देखते हैं कि जो तारे होती हैं ये एकदम टिमटिमाती हैं। यहाँ पे क्या होती है, एक बार दिखाई देती है एक बार दिखाई नहीं देती है। तो तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं बाबू, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर की, इंद्रधनुष का बनना किस प्रकार की, यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष का बनना किस किस प्रकाश घटनाओं का ये परिमाण है। आपको यहाँ पे बताना है कि जो इंद्रधनुष बनता है बाबू ये किस किस प्रकाश के घटनाओं पर आधारित होता है। तो ये क्या होता है, इसमें प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, प्रकाश का परावर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। आपको याद रखना है तीनों घटनाओं को मिलाकर ही क्या बनता है बाबू, इंद्रधनुष बनता है प्रकाश में, इसे आपको याद रखना है। नहीं, इनमें से सभी। और इस भी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, याद रखना है। और इंद्रधनुष में बाबू कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष में बाबू सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो लाल रंग दिखाई देता है। और इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो बैगनी रंग दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर के द्वारा बाबू हम लोग क्या मापते हैं, तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर को हम लोग किस में मापते हैं, तो वोल्ट मीटर में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, और इसे भी आपको याद रखना है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस हो जाएगा। और एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का बाबू ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और कूलाम्ब को किससे सूचित करते हैं, तो कूलाम्ब को सी से सूचित करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर की, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रतिरोध होता है इसका
एसआई मात्रक क्या होता है? तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और ओम को ऐसे सूचित किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगर ओम लिखा हुआ नहीं देगा तो ऐसा यहां पे सिंबल आपको बनाया हुआ देगा, इसे आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है तो ओम मीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे 61 नंबर की लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है। अब यहां पे आपको बताना है कि लोहे पर जंग लगता है तो इसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बाबू? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जब लोहे पर जंग लगता है तो इसका भार होता है वो बढ़ता है। क्या होता है बाबू? आपको याद रखना है, बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। अब इसमें से आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आपको याद रखना है। इसमें से आपको बताना है कि कौन ऑक्सीकारक है। तो जो ऑक्सीजन होता है बाबू ये ऑक्सीकारक होता है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और ये जो मॉडल पेपर है बाबू ये इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर निकला है उसी मॉडल पेपर के बिल्कुल आधार पर ये निकला है। और ये भी ऑफिशियल मॉडल पेपर है। और बिल्कुल हम आपको लास्ट में काफी इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, तो आप लोग लास्ट तक आप लोग जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है कि यहां पे अवस्था परिवर्तन है कि प्राकृति है कि इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बाबू एक बार अगर ये मोमबत्ती जल जाएगा तो इसे हम पुनः मोमबत्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? यहां पे रासायनिक होगा। क्या होगा बाबू? यहां पे ये रासायनिक अभिक्रिया होगा। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। जैसे कागज का जलना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो कागज का जलना भी क्या है बाबू? रासायनिक अभिक्रिया। कागज एक बार जल जाएगा तो उसे हम पुनः कागज नहीं बना सकते। दूध से दही का जमना, दूध से क्या हो रहा है? दही जम जा रहा है। अब बोलेंगे कि दही से फिर दूध बनाइए तो बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग एक फुटबॉल होता है, फुटबॉल पे अगर हम इसको दाब देते हैं तो ये कैसा होता है बाबू? ऐसे चिपटा हो जाता है। और ये कब तक चिपटा रहेगा? इसके अवस्था में कब तक परिवर्तन रहेगा? जब तक हम इसको दाबे रहेंगे। फिर इसको छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये अपने पहले जैसे आकार में आ जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। या यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे विद्युत बल्ब जलता है तो बल्ब का परिवर्तन कब तक होता है? जब तक इसमें लाइट रहता है। लाइट रहेगा तब तक ये प्रकाश देगा। और लाइट जैसे ही कट जाता है ये फिर क्या हो जाता है? अपने पुराने वाला अवस्था में आ जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं बाबू? इसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 2Ag_Br, इसमें सूर्य का प्रकाश दिया जा रहा है। तो ये Ag प्लस Br में क्या हो रहा है? यहाँ पे टूट जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि ये कैसी अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सबसे पहले तो इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रहा है कि एक पदार्थ क्या हो रहा है? टूटकर दो अलग अलग पदार्थ बना रहा है। तो सबसे पहले तो ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। और उसके बाद इस पे सूर्य का प्रकाश दिया जा रहा है। और सूर्य के प्रकाश में क्या होता है बाबू? उष्मा होता है। ये उष्मा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। यानी ये क्या होगा? उष्मा क्षेपी, इसमें क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी हो जाएगा, क्योंकि ये उष्मा ले रहा है। तो यहाँ पे वियोजन और इसमें सुष्मा, यहाँ पे उष्मा शोषी दोनों होगा। तो यहाँ पे ए और सी यहाँ पे दोनों होगा। तो यहाँ पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये आपको याद रखना है, बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में बाबू जो भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। क्या बाबू? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे भी आपको बाबू याद रखना है कि धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड बाबू कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड बाबू कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। यानी क्या, कैसे होते हैं बाबू? धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? यहाँ पे धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या आंसर कर सकते हैं? जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और जो क्षार होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भस्मिक भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जो अधातु होते हैं उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं बाबू? अम्लीय होते हैं। इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस पेपर प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो लिटमस पेपर होता है ये किससे प्राप्त होता है। तो लिटमस पत्र बाबू किससे प्राप्त होता है? जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताना है। तो लिटमस पत्र बाबू किससे प्राप्त होता है? जल्दी से यहां पे आप लोग आंसर बता दीजिए। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया। तो जो लिटमस पत्र होता है बाबू ये थैलोफाइटा से भी प्राप्त होता है और लाइकेन से भी प्राप्त होता है। यानी दोनों से प्राप्त होता है। तो यहां पे ए और बी दोनों हो जाएगा। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो संगमरमर होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और संगमरमर सबसे अधिक किस राज्य में होता है
बाबू, तो संगमरमर सबसे अधिक बाबू राजस्थान में होता है, इसे आपको याद रखना है। अब इसका आपको आंसर बताना है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि NaOH क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो NaOH है ये क्या है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि जो NaOH होता है ये क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, एकदम आप लोग फटाफट आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे दुबई विलेज, बहुत ही बढ़िया। चलिए दिलसान भाई, राहुल भाई, समर भाई बहुत ही बढ़िया, सोनू भाई बहुत ही बढ़िया, सानिया बहुत ही बढ़िया, यास्मीन बहुत ही बढ़िया, अनुष्का पंडित, धर्मदीप भाई, निक्की बहुत ही बढ़िया, आंसू सर का डेंजर बॉय, यहाँ पे दानिश भाई, तनु बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, क्या है बाबू NaOH क्या है बाबू, तो NaOH क्या है बाबू, भस्म है, इसे आपको याद रखना है। NaOH क्या है, भस्म है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और NaCl क्या होता है बाबू, तो जो NaCl होता है ये लवण होता है, इसे आपको याद रखना है। NaCl क्या होता है, लवण होता है। और NaOH क्या होता है बाबू, भस्म होता है, इसे आपको याद रखना है। 70 नंबर क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है। तो चलिए जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि जो अम्लीय वर्षा होता है इसका जल का pH मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा के जल का pH मान बाबू कितना होता है, 5.6 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और यहां पे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है, तो आपको याद रखना है SO2 और NO2 के कारण से क्या होता है बाबू, अम्लीय वर्षा होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो लैक्टिक अम्ल होता है ये किससे प्राप्त होता है। तो लैक्टिक अम्ल बाबू किससे प्राप्त होता है, तो यहां पे देखिए दही से क्या होता है बाबू, लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। और दूध से भी यहां पे क्या होता है, दूध और दही दोनों से लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन एक आता है कि यहां पे दूध और दही की, यहां पे देखिए दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है। तो दूध की बाबू शुद्धता को किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, आपको याद रखना है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और दूध और दही में कौन सी जीवाणु पाए जाते हैं, तो दूध और दही में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं बाबू, तो लैक्टोबेसिस पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। कौन पाए जाते हैं, तो लैक्टोबेसिस पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर कि मानव शरीर का, यहां पे देखिए मानव शरीर का शारीरिक तापमान होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मानव शरीर होता है इसका टेम्परेचर कितना होता है, ये आपको बताना है। तो मानव शरीर का बाबू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे आपको याद रखना है। और फारेनहाइट में कितना होता है बाबू, तो फारेनहाइट में 98 फारेनहाइट होता है, इसे आपको याद रखना है। अगर यहां पे देखिए 37 से अगर कुछ भी पॉइंट बढ़ गया, अगर 98 से 99 अगर फारेनहाइट हो गया, तो समझ लीजिए आपके शरीर में क्या हो गया, बुखार हो गया है। आपको यहां पे याद रखना है शरीर में क्या होता है, बुखार। कंप्यूटर होता है आपके मुंह में, यहाँ पे ये क्या लगाता है, थर्मामीटर लगाता है। तो थर्मामीटर क्या होता है बाबू, आपके शरीर के टेम्परेचर को चेक किया जाता है। अगर यहाँ पे 98 फारेनहाइट है, अगर आपका यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस है, तो समझ लीजिए आपको बुखार नहीं है। अगर 98 से 99 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, आपके शरीर में बुखार हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर वो क्या करते हैं, आपके मुंह में लगाता है। और बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे टेम्परेचर नापाया भी होगा, ये हमारा गारंटी है, क्योंकि सभी बच्चों को कभी ना कभी यहाँ पे बुखार होता है। और ज्यादा बुखार होता है तो बाबू क्या करते हैं कि जो डॉक्टर साहब होते हैं वो सुई लगाते हैं। और सुई कहां पे लगाते हैं, सभी बच्चों को पता है सुई कहां पे लगता है। अगर आपको बुखार हो जाता है तो सुई कहां पे लगता है, सभी बच्चों को पता है कि वहां पे कहां पे लगता है बुखार। बहुत ही बढ़िया सर, मेरा फीवर ठीक हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। अगर फीवर नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर साहब से बोलिए सुई लगाने के लिए, और काफी अच्छा जगह पे वो सुई लगाते हैं, आपको पता होगा। आपको पता होगा कि जो डॉक्टर साहब होते हैं वो काफी अच्छा जगह सुई लगाते हैं। आप लोग कितना भी चिल्लाते रह जाइए, वो सुई लगा के चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि पित्त रस स्रावित होता है तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे बताइए कि जो पित्त रस होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस मॉडल पेपर से एक बच्चा रो रहा है, लग रहा है कि उसको अभी अभी सुई दिलाया गया है। बहुत ही बढ़िया, रोइए। यहाँ पे देखिए पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, ये आपको बताना है। तो जो पित्त रस होता है बाबू, ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये लीवर से स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पित्त कहाँ पे बनता है, तो बाबू पित्त कहाँ पे बनता है, तो लीवर में बनता है, यकृत में बनता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके कि पाचन तंत्र का सबसे बृहद अंग है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि पाचन तंत्र में सबसे बृहद अंग कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखिए पाचन तंत्र में जो सबसे बड़ा अंग होता है, यानी सबसे बृहद यहाँ पे पूछा गया है, लंबा यहाँ पे नहीं पूछा गया है। लंबा पूछता तो दूसरा आंसर होता है, बृहद यानी पूछ रहा है बड़ा, तो बड़ा यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका आंसर अलग होगा। तो पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है बाबू, तो छोटी आंत होता है, इसे आपको याद रखना है। क्या होता है, छोटी आंत होता है। लेकिन पाचन तंत्र में अगर बृहद अंग पूछे तो बाबू क्या होगा, यहाँ पे यकृत होगा।
होगा, क्या होगा, लीवर होगा, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि लीवर जो होता है ये पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। ये क्या करता है, यहाँ पे ये क्या करता है, तो जो पित्त रस होता है उसको ये स्रावित करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य अवस्था में सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है, यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है सामान्य व्यक्ति का, अगर उसको कोई बीमारी नहीं है, वो हिस्ट पुष्ट है, तो उसका यहाँ पे रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, और इसे आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। अब इसमें से आपको बताना है कि किसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, तो जब वो पित्त रस होता है इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। और लार कहां से निकलता है, तो हमारे मुंह से निकलता है, और मुंह में लार, यहाँ पे जो लार जो निकलती है वो लार ग्रंथियां कितनी होती है आपको बताना है। तो मुंह में लार ग्रंथियां कितनी होती है बाबू, तो मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 78 नंबर, कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है बाबू। तो स्वपोषी किस में होता है, पेड़ पौधों में होता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी पोषण के कारण अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने में इनको क्या जरूरत पड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता पड़ता है। यहाँ पे क्लोरोफिल यानी जो हरित लवक होता है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, और सूर्य की प्रकाश की भी यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, यानी उपयुक्त सभी की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे 79 नंबर, कि ग्लूकोज के कितने यहाँ पे कार्बन होते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, ये आपको बताना है। कार्बन भी पूछ सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी पूछ सकता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज का यहाँ पे रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, तो C6H12O6 होता है, इसे आपको याद रखना है। इसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, 6 होते हैं। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 12 होते हैं। ऑक्सीजन के 6 होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन पूछा है, तो कार्बन का कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, की मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय में बाबू कितने कोष्ठ होते हैं, तो मछली के हृदय में बाबू कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि मनुष्य के हृदय में कितना कोष्ठ होता है, तो मनुष्य के हृदय में बाबू कितना कोष्ठ होता है, 4 कोष्ठ होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि यहाँ पे सांप में पूछ दे, मगरमच्छ में पूछ दे, और छिपकली में पूछ दे, यहाँ पे देखिए सांप, मगरमच्छ, छिपकली, इनके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं बाबू, तो 3 कोष्ठ होते हैं। जितने भी बाबू सरीसृप होते हैं, या घड़ियाल आपसे पूछ दे, यानी जितने जमीन पर रेंग के ऐसे चलने वाले होते हैं, उनके शरीर में बाबू कितने, उनके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 3 कोष्ठ होते हैं, इसे आपको याद रखना है। मछली में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और मनुष्यों में कितने होते हैं बाबू, 4 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम आपको मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पे बताएंगे कि आपका यहाँ पे 80 में से कितना सही हुआ। एकदम आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस मॉडल पेपर से 70 से 80% अगर 5 मॉडल सेट इसका पढ़ जाते हैं, तो उसमें से यहाँ पे 60 से 70% क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे 65 प्लस, यहाँ पे 72, 50। ईमानदारी से बाबू आप लोग बताइएगा, ये नहीं कि एकदम यहाँ पे बहवाई लूटने के लिए आप लोग कुछ भी बोल दिए, ये नहीं। आपको बिल्कुल ईमानदारी से बोलना है बाबू, क्योंकि उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर बच्चों का यहाँ पे 70 प्लस नंबर नहीं आ रहा है, तो समझिए कि कुछ ना कुछ और आपके लिए यहाँ पे करना हमको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चों को यहाँ पे 70 प्लस नंबर यहाँ पे आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, और आप लोगों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। अगर 70 प्लस नंबर आएगा, तो यहाँ पे देखिए, अगर मॉडल पेपर में 70 प्लस नंबर आ रहा है, तो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस यानी 480 तक भी आप लोग जा सकते हैं। अगर देखिए आपका 60 आ रहा है, तो कम से कम आपका यहाँ पे 300 प्लस नंबर आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आप लोग कोई भी मॉडल सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आपको यहाँ पे 70 प्लस नंबर आना चाहिए। अगर यहाँ पे 70 प्लस नंबर आ रहा है, तो वहां पे एग्जाम का प्रेशर होता है। एग्जाम में बच्चे क्या होते हैं कि सही भी क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं, यहाँ पे प्रेशर वो झेल नहीं पाते हैं। तो इसलिए प्रेशर झेलने के लिए बाबू आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है। तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, इससे प्रेशर क्या होगा बाबू, कम होगा। जैसे आप लोग एग्जाम देते रहिएगा, यहाँ पे देते रहिएगा एग्जाम, और जैसे आप लोग परीक्षा में एग्जाम देने जाइएगा, क्वेश्चन देख के लगेगा कि वाह, ये तो हम टेस्ट दे दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग का यहाँ पे बहुत ही अच्छा से एग्जाम का प्रेशर आप लोग झेल सकते हैं। कब झेल सकते हैं, तो जब आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। तो टेस्ट आप लोग देते रहिए। और इस मॉडल पेपर का जो बाबू ये पीडीएफ है, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर पे आधारित ये जो मॉडल पेपर है, इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। अगर आप लोग खरीद लिए हैं तो सही है,
अगर आप लोग नहीं खरीदिए तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप लोग जुड़ जाइए। व्हाट्सएप पे बस आपको हाई लिखना है। जैसे आप लोग हाई लिखिएगा, जो पहले से ग्रुप में जुड़े हैं उनके लिए नहीं है, जो नए बच्चे हैं आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे हाई लिखना है। हाई जैसे ही लिखिएगा आपके पास एक ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा, उसमें लिखा रहेगा कि क्लास 10 के अगर आप लोग बॉय हैं तो उस लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाइए। तो आपको कुछ नहीं मैसेज करना है, उस लिंक पे आपको क्लिक करके जुड़ जाना है। अगर आप लोग लड़की हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ना है, अपना नंबर रजिस्टर करवा लेना है। नंबर रजिस्टर कैसे होगा बाबू, आपको डायरेक्ट कॉल लगाना है और बोल देना है कि सर मेरा नाम ये है, मैं बिहार की हूं या कहीं से है, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि मैं बिहार से हैं, हमारा नाम रजिस्टर कर लीजिए। तो आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा नंबर, और आपको ऐसे ही क्लास का लिंक आपको भेजा जाएगा। जैसे आपका नंबर रजिस्टर नहीं होगा आप लोगों के पास नहीं भेजा जाएगा। तो अगर आप लोग लड़की हैं तो आप लोग बिना डरे अपना नंबर यहां पर रजिस्टर कर सकती हैं, कोई भी आपको किसी भी प्रकार का यहां पे दिक्कत होने वाला नहीं है। तो सभी बच्चों अब देखिए मॉडल पेपर का यहां पे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में देंगे, और यहां पे 5-5 सेट है। तो 5-5 सेट में जो पहला सेट है ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, और आपको कितना पढ़ना है, सभी में का एक एक ऑफिशियल मॉडल सेट है, तो 4-7 मॉडल सेट यहां पे सभी का पढ़ लेना है। और मॉडल सेट बाबू आपका कब से शुरू होगा, तो रोज शाम यहां पे 5 बजे आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है। रोज शाम 5 बजे यहां पे मॉडल सेट शुरू होगा, और आप लोगों को क्या करना है, मॉडल सेट काफी अच्छी तरीके से यहां पे पढ़ना है। चलिए एक बार आप लोग सभी बच्चे यहां पे बोल दीजिए कि रोज हम यहां पे सर जी 5 बजे जोड़ेंगे। थैंक यू सर जी। यहां पे नेक्स्ट बार काउंट करेंगे, काउंट नहीं किया, हम वीडियो देखते रह गए। बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का एकदम सही होना चाहिए। आप लोग बनाते होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे कैसा कैसा क्वेश्चन है और कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। और इसमें से हम बाबू बोल रहे हैं ना, इसमें से हम बोल रहे हैं कि इसमें आप लोग टेंशन मत लीजिए। टेंशन आप लोग क्यों लेते हैं, इसमें से हम बोल रहे हैं ना कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा, ये भी आपको पढ़ना है। और जो साथ में हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब ये नहीं कि सिर्फ आप लोग मॉडल पेपर ही पढ़ते रहेगा, नहीं, मॉडल पेपर भी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये मॉडल पेपर भी आपको पढ़ना है, और साथ में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो भी आपको पढ़ना है, ताकि हम लोग का जो सपना है बाबू 480 प्लस नंबर लाने का, ये सपना हमारा, हम लोग का, आपका और हमारा यहाँ पे सपना पूरा हो जाए। बिल्कुल आप लोग जुड़िएगा। एक बार बोल दीजिए कि यस सर जी हम लोग 5 बजे जुड़ जाएंगे, एक बार बोल दीजिए, नहीं तो डॉक्टर साहब से बोल देंगे, वो आके क्या करेंगे, सुई लगाएंगे। और पता है ना कि सुई कहां पे लगाते हैं, जब बुखार होता है तो। चलिए तो यहां पे आपको क्या करना है कि रोज शाम यहां पे 5 बजे आपको जुड़ना, यहां पे रोज आपको 5 बजे यहां पे जुड़ना है। और यहां पे सभी विषयों का मॉडल सेट होगा, मैथ का होगा, सोशल साइंस का होगा, अंग्रेजी का होगा, सबका मॉडल सेट आपको पढ़ाया जाएगा। अब यहां पे देखिए 8:30 बजे आपका काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। 8:30 बजे हम यहां पे आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो 8:30 बजे अर्थशास्त्र पूरा एकदम खत्म कर देंगे, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है। तो 8:30 बजे क्या करेंगे, जो अर्थशास्त्र है उसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और इसका पीडीएफ है बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में यहां पे जुड़ जाइएगा। तो इस पीडीएफ का कल हम क्या करेंगे, सुबह में लिंक भेज देंगे, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और जाके आपको सिंपल क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। आप लोग आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल एकदम फ्री में आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा सभी का। अब ये नहीं कि आप लोग मॉडल पेपर का यहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर लिए और यहाँ पे पढ़ने लगे, नहीं, ऐसा कीजिएगा तो आपको याद नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्लास करना है, उसको काफी अच्छी तरीके से समझना है, उसके बाद आपको मॉडल फिर सेट जो देंगे आपको उसे डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। बहुत ही बढ़िया। चलिए तो मिलते हैं बाबू 8:30 बजे वाली क्लास में। 8:30 बजे सभी बच्चे जुड़ेंगे। एक बार आप लोग यस लिख दीजिए, क्योंकि यस सुनने में बाबू बहुत मजा आता है। एक बार आप लोग स्माइल कीजिए और 8:30 बजे बोल दीजिए कि जी सर जी जुड़ेंगे। सर जल्दी एक बार बता दीजिए, सर जी जो पढ़ते हैं उसमें, सर जी जो इसमें गलती, सर जी मानते तो पढ़ा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। चलिए जल्दी से आप लोग बोल दीजिए कि जी सर जी जुड़ेंगे। 8:30 बजे बाबू पूरा अर्थशास्त्र क्लियर कर देंगे। अगर आपको अर्थशास्त्र अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और जिनका अगर क्लियर हो भी गया है तो उनके लिए वो रिवीजन क्लास है। तो आप लोग 8:30 बजे जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। सर आप नोट्स नहीं दे रहे, जी बिल्कुल अभी हम नोट्स नहीं दे रहे बाबू, इस बात का दुख है, क्योंकि नोट्स लिखने में बाबू बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि आज से हम यहाँ पे नोट्स लिखना शुरू कर देंगे। एक तो मॉडल